यूक्रेनी मोर्चे पर रूस का भाग्य तय होगा, पूरे विश्व का भविष्य और फिलिस्तीनी लोगों का भविष्य भी। यही व्लादिमीर पुतिन ने कहा, एक वाक्य जो दो युद्धों को जोड़ता है, जो पहली नजर में पूरी तरह असंबंधित लगते हैं, रूस का यूक्रेन पर आक्रमण और हमास तथा ईरान का इजराइल के खिलाफ युद्ध। लेकिन सिर्फ यूक्रेन और फिलिस्तीन ही नहीं है जिनका भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। पुतिन के अनुसार पूरा विश्व है। शुरुआत में यह एक अतिशयोक्ति की तरह लग सकता है, जैसे किसी और राजनेता का नाटकीय बयान, लेकिन पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। पुतिन को समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि पश्चिम उन्हें क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं सुनता, या यूं कहें कि सुनना ही नहीं चाहता। आइए मैं 20वीं सदी को 3 वाक्यों में संक्षेपित करता हूं। आप 20वीं सदी को 3 शक्तियों, पश्चिमी लोकतंत्रों, नाजीवाद और कम्युनिज्म के बीच एक युद्ध के रूप में देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कम्युनिस्टों और उदार लोकतंत्रों ने नाजियों को हराया। फिर शीत युद्ध में पश्चिम ने कम्युनिज्म को तब हराया जब सोवियत संघ 1989 में ढह गया और 90 के शुरुआती वर्षों में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और ऐसा भी लगने लगा था कि मध्य पूर्व में कभी न खत्म होने वाला संघर्ष शायद आखिरकार सुलझ जाएगा। इस सब को संक्षेप में बताने वाला एक प्रसिद्ध निबंध है। जो भी व्यक्ति राजनीति विज्ञान पढ़ता है वह इसे जानता है। यह फ्रांसिस फुकुयामा का द एंड ऑफ हिस्ट्री है। सोवियत संघ ढह चुका था। सभी इस बात पर सहमत थे कि लोकतंत्र ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। अब कौन युद्ध चाहता है? युद्ध बुरे होते हैं। फुकुयामा ने दावा किया कि इतिहास अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है। उदारवादी लोकतंत्र जीत चुका था और अब से सब कुछ ठीक रहेगा। और इंटरनेट के उदय और सस्ते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ दुनिया छोटी और अधिक सुलभ लगने लगी। जब आप YouTube पर अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं तो युद्ध क्यों करें? इतिहास के अंत का यह विचार इतना आकर्षक और सुकून देने वाला था कि पश्चिम के कई लोग इसके आदी हो गए। लेकिन दुनिया भर में हर कोई पश्चिम की जीत का जश्न नहीं मना रहा था। एक व्यक्ति जिसने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया वह था व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने अपना करियर केजीबी एजेंट के रूप में शुरू किया था। उन्होंने कम्युनिस्ट शासन की सेवा की। वह पश्चिम विरोधी विचारधारा के माहौल में पले बढ़े। और जब उन्होंने अपने देश को अराजकता में डूबते हुए देखा जबकि पश्चिम फल फूल रहा था तो यह उनके मन में गहरी चोट छोड़ गया। और भी बुरा यह था कि पूर्वी ब्लॉक के देश जैसे पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक देश और यूक्रेन पश्चिम के करीब जा रहे थे। नफरत किया गया पश्चिम अब करीब आ रहा था। अब यह सिर्फ दूर के मोटे अमेरिकी और उनकी सस्ती हॉलीवुड फिल्में नहीं रह गई थीं। पश्चिम अब रूस की दहलीज पर था। पश्चिम अब यूक्रेन में रूसी भाषा बोल रहा था। और पुतिन के लिए यह एक खतरा था, एक आधुनिक नेपोलियनिक आक्रमण। मास्को के लिए एक खतरा, रूसी पहचान के लिए एक खतरा। एक और समूह जिसने पश्चिमी मूल्यों को नहीं अपनाया वह है इस्लामी दुनिया। ये बात पश्चिम के कई लोगों के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी समाज ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्म को कुछ व्यक्तिगत माना जाता है। मैं यहूदी हूं, मैं सिनेगॉग जाता हूं। मेरा पड़ोसी ईसाई है, वह चर्च जाता है। एक और पड़ोसी मुस्लिम है, वह मस्जिद जाता है। और 10 अन्य पड़ोसी कहीं नहीं जाते। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे धार्मिक पश्चिमी देश शायद संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहां लाखों कट्टर ईसाई रहते हैं जो कई संप्रदायों में बटे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में और क्या छोड़ा हुआ है? बंदूकें। लाखों ईसाइयों के पास लाखों बंदूकें हैं। और कितने ईसाई दूसरे ईसाइयों पर गोली चलाते हैं? लगभग कोई नहीं। कितने ईसाई यीशु को जान से मारने की धमकी देते हैं अगर वे धर्म परिवर्तन नहीं करते? 0। यूरोप में लाखों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। 400 साल पहले वे एक दूसरे को मारने में व्यस्त थे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इतालवी कैथोलिक ने जर्मनी में किसी प्रोटेस्टेंट चर्च को उड़ा दिया हो? अगर आपने सुना है तो नीचे कमेंट करें। जो मैं बता रहा हूं वह आज की हकीकत से पूरी तरह अलग लगता है। और यही असल बात है। पश्चिम आगे बढ़ चुका है। लेकिन 2 बातें हैं जिन्हें पश्चिमी लोग समझना मुश्किल पाते हैं। पहली, सैकड़ों मिलियन मुसलमानों की यह इच्छा कि वे इस्लाम को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, चाहे इसके लिए हिंसा का सहारा क्यों न लेना पड़े। और दूसरी, मूल्यों का एक बुनियादी टकराव। यहां एक और उदाहरण है।
लाखों अमेरिकी ईसाई मानते हैं कि समलैंगिकता पाप है, लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि इसे अपराध घोषित कर देना चाहिए? बहुत ही कम। इसके विपरीत मुस्लिम दुनिया में भारी बहुमत समलैंगिकता को अवैध बनाने का समर्थन करता है। यहां तक कि यूरोप में सबसे उदार शहरों में भी 50% से अधिक मुसलमान मानते हैं कि समलैंगिकता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो बस एक उदाहरण है, ऐसे और भी हैं। धर्म की स्वतंत्रता। अमेरिका में मैं शहर के चौक में खड़े होकर चिल्ला सकता हूं कि मुझे यीशु से नफरत है। मुस्लिम समाज में ऐसा करना इतना आसान नहीं है। महिलाओं के अधिकार, लोकतंत्र, ये अधिकांश मुस्लिम देशों में लगभग नदारद हैं। मैं इसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन पश्चिम के बुनियादी मूल्य कई मुस्लिम समाजों में बस मौजूद ही नहीं हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मूल्यों को अक्सर नफरत की नज़र से देखा जाता है और इन्हें बुनियादी रूप से गैर इस्लामी मानकर खारिज कर दिया जाता है। अमेरिकियों को 11 सितंबर पर एक चेतावनी मिली थी, लेकिन कई लोगों ने इसे गलत समझा। 11 सितंबर सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह पागल लोगों के एक समूह द्वारा किया गया था। यह पश्चिमी मूल्यों, उन स्वतंत्रताओं पर युद्ध की घोषणा थी जिन्हें पश्चिम बहुत महत्व देता है। समलैंगिक होने की आज़ादी, शासन की आलोचना करने की आज़ादी, अपना धर्म चुनने की आज़ादी। यही बात पुतिन कह रहे थे। यह पश्चिम विरोधी ताकतों का एक गठबंधन है जो वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। इसीलिए वह यूक्रेन और इजराइल को दुनिया के भविष्य की लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। जब पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, तो कई लोगों ने इसे पूर्वी यूरोप में एक और क्षेत्रीय विवाद मानकर खारिज कर दिया, और बहुत से लोग मध्य पूर्व के संघर्ष को भी सिर्फ एक जमीन के विवाद के रूप में देखते हैं। ऐसा करना आसान है। ये मान लेना आसान है कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ की बात न सुनना भी आसान है। पुतिन ने खुद यह बात साफ कर दी थी। ये सिर्फ यूक्रेन की बात नहीं है। ये युद्ध पहचान, संस्कृति और इस बात को लेकर है कि दुनिया पर किसका नियंत्रण होगा। और यह सिर्फ कोई सिद्धांत नहीं है, ये अतीत की ओर लौटना है, सैन्य सहयोग के जरिए। रूस ने यूक्रेन में ईरान निर्मित आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया, खासकर शाहिद 136 और शाहिद 131। ये लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन हैं जो विस्फोटक लेकर अपने लक्ष्य से टकरा जाते हैं। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर सैकड़ों ऐसे ड्रोन दागे जिनका निशाना बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं थीं, ताकि आम नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। क्या यह वाकई हैरानी की बात है कि ईरानी हथियारों का इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है? रूस यूक्रेन से पकड़े गए पश्चिमी हथियारों को भी ईरान भेजता है, ताकि ईरान उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके और उन्हें कॉपी या बेहतर बना सके। और सीरिया में, जो अब एक दूरस्थ संघर्ष जैसा लगता है, ईरान और रूस ने वर्षों तक मिलकर असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम किया। इन्होंने मिलकर सीरियाई जनता को बेरहमी से कुचल दिया। यही सब यहां भी हो रहा है। हमास ईरान की विचारधारा की सैन्य शाखा है, लेकिन यह रूस के वैश्विक शतरंज के खेल में एक मोहरा भी है। 7 अक्टूबर की हत्या लीला के बाद, जो 21वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी, रूस ने हमास की निंदा नहीं की। इसके बजाय उसने इजराइल को दोषी ठहराया और हमास के प्रतिनिधिमंडलों का मास्को में स्वागत किया। और यह केवल कूटनीति तक ही सीमित नहीं है। रूस ने समझ लिया है कि वह गाजा के जरिए पश्चिम को जला सकता है, मुस्लिम दुनिया में पश्चिम विरोधी अशांति भड़का सकता है और हर दिशा में अमेरिका विरोधी गठबंधन को मजबूत कर सकता है। पुतिन इस गठबंधन को छुपाते नहीं हैं। वह मास्को में हमास की मेजबानी करते हैं, तेहरान के साथ संबंध मजबूत करते हैं, गाजा का समर्थन करते हैं, इजराइल की निंदा करते हैं। ये सब फिलिस्तीनियों के प्रेम में नहीं, बल्कि पश्चिम के प्रति नफरत में करते हैं। शारीरिक युद्ध के साथ साथ एक धारणा का युद्ध भी चल रहा है, और रूस इसमें माहिर है। ये टेलीग्राम चैनलों, बॉट्स और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार फैलाता है। ये गाजा से हर चौंकाने वाले वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और 7 अक्टूबर की हत्या लीला को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। यह ईरान की रणनीति के साथ साझेदारी करता है, इजराइल और पश्चिम को पूर्ण बुराई के रूप में पेश करता है। इसका मकसद है अराजकता, पश्चिमी समाजों को उनके ही खिलाफ करना। कई मायनों में इजराइल और यूक्रेन की किस्मत एक जैसी है। उन पर हमला सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि उनकी पहचान के लिए भी किया जाता है। यूक्रेन पर इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि वह पश्चिम से जुड़ना चाहता है। इजराइल पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि वह मध्य पूर्व के दिल में पश्चिम का प्रतीक है।
यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यही बात खुद पुतिन कह रहे हैं। मैं तो बस इसे समझा रहा हूं। मैं वह कर रहा हूं जो पश्चिम में बहुत से लोग करने से इनकार करते हैं। मैं सुन रहा हूं। मैं सच में दूसरी तरफ की बात सुन रहा हूं जो वे कह रहे हैं। कृपया इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें दूसरी तरफ की बात सुनने में मुश्किल होती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। यल्ला अलविदा।